नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रीड न्यूज ने जाने लोकसभा चुनाव पर पब्लिक के मुद्दे। युवा वोटर बोले हम बेरोजगारी को देखते हुए करेंगे वोट। कुछ ने बोला वर्तमान सरकार ठीक है तो कुछ ने बोला हम चाहते हैं परिवर्तन। वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार कर रही है लोकतंत्र पर कोठारघात। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव के साथ हुआ है दूध में से मक्खी निकालने वाला काम। सुनिए क्या कहा एक वरिष्ठ पत्रकार ने। लोकसभा के रंग किशन कश्यप के संग गुना से किशन कश्यप की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज चैनल और न्यूज चैनल से मैं हूं किशन कश्यप। आज हम खड़े हैं गुना के सुनता पार्क में जो काफ़ी फेमस है यहाँ का, और हम बात करेंगे आज लोकसभा चुनाव जो भी नज़दीक है और दोनों ही प्रत्याशी गुना शहर में उतर चुके हैं। बीजेपी से ज्योतिराज सिंधिया जी हैं और कांग्रेस से यादव सिंह यादव जी हैं। हम बात करेंगे उन नौजवानों से जो अभी प्रेशर वोटर भी हैं। यहाँ पे पार्क में काफ़ी लड़के लड़कियाँ आते हैं घूमने के लिए और अपना मनोरंजन करने के लिए। तो प्रेशर वोटर है, उनके विचार क्या है, किस मुद्दे को लेकर चुनाव करेंगे, जानने की हम कोशिश करेंगे इन नौजवानों से। सर क्या नाम है? हाँ। पहली बार वोटिंग कर रहे हैं कि दूसरी बार? नहीं, मेरा दूसरी बार है। दूसरी बार है, यानी आपने विधानसभा में किया, आप लोकसभा में पहले कर चुका हूँ। पहले कर चुके हैं। अभी लोकसभा में क्या माहौल लग रहा है, आप किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव मतलब वोटिंग करेंगे? ज़्यादातर तो जॉब के पीछे ही सारे बच्चे अभी पागल हैं जी। क्योंकि बहुत कंपटीशन है जी। सबसे ज़्यादा। जिसकी उम्र भी होने वाली है, उम्र तो जाती जा रही है पर जॉब मिल नहीं रही है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं बार-बार जॉब दे रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है। ऐसा? मैंने भी कोशिश की, मेरा भी कुछ नंबरों से रहता है, जैसे सीनियर सिटीजन को मिल जाती है, हमको पीछे रह जाते हैं। फिर मैंने अभी सरकारी की छोड़ दी है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। सीनियर सिटीजन को मिल जाती है, इसका मतलब? सीनियर सिटीजन का ऐसा रहता है कि जैसे मार्क्स दोनों के सेम है। ज़्यादातर मेरा सुनने में आया है, जो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जैसे सेम नंबर है तो गवर्नमेंट की नज़रों में सीनियर सिटीजन आगे रहता है, उनका भी वैसे कहना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन हैं, मैं आपसे जूनियर हूँ, सेम मार्क्स। सीनियर क्या है, एजुकेशन में सीनियर बोलेंगे या फिर उस क्षेत्र में काम? एज में सीनियर बोलेंगे। तो एज से सीनियर का क्या डिफरेंस है? मतलब आपके पास लाइफ बहुत कम है, आपने मेहनत ज़्यादा की है, हमारा अभी बढ़ता है, हम और भी कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या लगता है, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ से ज़्यादा वैकेंसी निकाली है गवर्नमेंट क्षेत्र में जो रोजगार के लिए? मेरे को तो ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है। आती हैं, पेपर भी होते हैं, पर बच्चे वहीं के वहीं हैं, मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब वैकेंसी आती हैं, पेपर भी होते हैं, बच्चे वहीं की वहीं जॉइनिंग होती नहीं। हाँ, ऐसा क्यों? ये तो अब गवर्नमेंट ही जाने, पर इतना तो मुझे पता है कि वैकेंसी आती हैं, पेपर भी बहुत जाते हैं। अभी आपने यहाँ कौन से इलाके में देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी वाले बच्चे थे जी। पेपर देने जा रहे थे। 55,000 वैकेंसी थी, वो 50,000 और 55,000 वैकेंसी। तो फिर भी उनको नौकरी नहीं मिली क्या? नौकरी मिली होगी, पर जो बाकी के उनके लिए कोई नया क्षेत्र बनाए, नई चीज़ें बनाए। सरकार जरूरी नहीं है कि सरकारी में ही घुसाओ, प्राइवेट सेक्टर में भी एक ऐसी चीज़ बनाओ कि इंसान को लगे कि हाँ जॉब हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी हमें ना वो चीज़ मिले जो सरकार में हमें मिल रही है। मोदी जी का कहना है कि आप इतना नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, इससे बेटर ये है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आप कोई धंधा करिए। धंधा भी सरकार देती है, धंधे के लिए भी लोन देती है, मुझे पता चला है धंधे के लिए भी लोन दे रही है गवर्नमेंट सरकार। अपने जो MP नरेंद्र मोदी जी धंधे के लिए भी दे रही है। हाँ, मुद्रा लोन है और भी सारी योजनाएं हैं, बहुत से लोन दे रही है। उस हिसाब से क्या कैपिटल, जैसे ज़्यादातर मैंने भी सुना है, उस हिसाब से सुनने में आया है कि लोन लेने जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो उससे इतनी जानकारियाँ पूछते हैं कि उसका ज़्यादा कुछ टाइम में उसका मूड ख़राब हो जाता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा ही धंधा कर लेता है जो उसे करना ही नहीं। तो सरकार तो ये बोल रही है हम गारंटी दे रहे हैं, आप लोन दीजिए। गारंटी तो हर कोई दे देगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये मेरे दोस्त पे भरोसा है कि ये आगे चल के मेरा ही दोस्त बना रहे। कहने का मतलब ये है जो बोलते हैं वो होता नहीं। नहीं, बोलते हैं वो होता है, पर उस फील्ड में जितने वर्कर आपके लिए काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सबके ऊपर डिपेंड है। चलिए, आप लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है उसमें किस चीज़ को देकर आप वोटिंग करेंगे? मेरा मुद्दा नहीं, उस हिसाब से विकास को, रोजगार के लिए विकास को मतलब वोटिंग करेंगे। सर आपका क्या नाम है? कृष्ण धाकर जी, अभी सर से बात हुई, रोजगारी है ठीक है अपनी जगह, नौकरी आ रही है, मतलब उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, वैकेंसी होती है, पेपर भी होता है, पब्लिक भी हो जाता है,
कहीं और कुछ हो जाता है। अब जो लोकसभा चुनाव है इसमें आप किस चीज़ को देखते हुए वोटिंग करेंगे? रोजगार के लिए देख रोजगार के लिए। तो अभी क्या आपको क्या लग रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। अभी पटवारी की जगह आई थी सर, एग्जाम भी हो गए थे, जो नहीं किसी को दोनों नहीं मिली। नहीं मिली, और कैंसिल हो गया ना, लीक हो गया था। तो जो बार बार इस तरह से लीकेज हो जाए उससे क्या नुकसान नहीं होता? नुकसान होता है सर, टाइम बर्बाद होता है। उन्होंने ऐसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे शिवराज सिंह जी को निकाल के फेंक दिया। वो बात अलग है कि उन्हें लोकसभा लड़ाया जा रहा है विदिशा से, लेकिन ये जो सम्मान निधि है, तमाम सारी निधि है, एक चीज़ और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोकतंत्र की जो हम बात करते हैं, विधानसभा चुनाव आपने देखा, हमने भी देखा, हम लोगों ने भी खबरें चलाई, आपने भी चलाई। विधानसभा चुनाव में तय हुए जो विधायक का प्रतिनिधि था, जो विधायक बनने वाले थे, जो क्षेत्र के लिए प्रत्याशी चुने गए थे, वो डायरेक्ट तय हुए दिल्ली के। इसके बाद में चुनाव हो गया, फिर मुख्यमंत्री तय कहाँ से हुआ? दिल्ली से। लेकिन लोकतंत्र ये बोलता है दल की जो मीटिंग होती है उस बैठक के अंदर विधायक दल का नेता चुना जाता है, लेकिन दिल्ली से नेता चुना गया। इससे सीधी सीधी बात है कि लोकतंत्र पे इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कुठाराघात कर रही है और लोकतंत्र का गला दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों के पास सरकार पे चुनने का, बिगाड़ने का, उठाने का, बनाने का हक है, बाकी लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र अच्छा, एक और बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे है, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव है, ज्योतिराज सिंधिया जी पहले कांग्रेस में थे, तब इसी सीट से लड़े थे, हारे गए थे। उनके विपक्ष में थे डॉक्टर के.पी. यादव जी, जो भी अभी बीजेपी में है। अब उनका टिकट काटते हुए सिंधिया जी को टिकट दिया, इस पे क्या कहना है? देखिए, वही वाली बात आ रही है कि सिंधिया जी का जिस तरीके से आज से नहीं, मैं बहुत लंबे समय की बात करूँ, जब ज्योतिराज सिंधिया के पहले उनके पिताश्री जो थे माधवराव सिंधिया, जो इस सीट पे हमेशा कब्जा रहता था उनका, उससे पहले उनकी माताजी का रहता था। तो ये कुल मिला के जो है कि ज्योतिराज सिंधिया का टिकट देना कहीं ना कहीं सीट को जीतने का प्रयास है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि के.पी. यादव जी शायद चुनाव नहीं जीत पाते, जबकि के.पी. यादव का पहले जीते थे वो। मैं वहीं आ रहा हूँ। जबकि के.पी. यादव की अगर हम बात करें तो के.पी. यादव का चुनाव जीतने के बाद से, और खास करके जब से ज्योतिराज सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद से उनको एक तरह से दरकिनार करने का प्रयास लगातार किया जाता रहा। और के.पी. यादव ने भोपाल से लेकर तो दिल्ली तक हाई स्तर पे भी शिकायतें की, लेकिन उसका कुछ नहीं है। कुल मिला के ये है कि यदि के.पी. यादव चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से पिछली बार से ज़्यादा अच्छे वोटों से जीत सकते थे। लेकिन अभी वर्तमान में अंदर की बात और बता रहा हूँ, क्योंकि हम क्षेत्र के अंदर घूमते हैं। क्षेत्र के अंदर की स्थिति ये है कि ज्योतिराज सिंधिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया से अंदर की जो जनता है, आम जनता चुप बनी बैठी है, वो किसी प्रकार का जवाब नहीं दे रही। इसका मतलब ये कि नाराजगी कहीं ना कहीं है। वो तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि ज्योतिराज सिंधिया 2019 जो रहेंगे, दोबारा चुनाव हारेंगे, ये फिर दिल्ली जाएगी। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा जी, आपने इनको सुना और उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही। और यहाँ पर एक विशेष चीज़ निकल के सामने आई, जिस तरह मामा के साथ हुआ वैसा ही के.पी. यादव जी के साथ हो गया है। ऐसा बीजेपी सरकार ने किया है। और आप सबको पता है कि चुनाव लड़ा गया था शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर, उनको सीएम बनाना था, लेकिन नहीं। और इधर के.पी. यादव जी को टिकट देना था लोकसभा का, लेकिन उनको न देते हुए ज्योतिराज सिंधिया जी को टिकट दिया है। अब देखने बड़ा दिलचस्प रहेगा गुना लोकसभा का जो चुनाव है, क्या सिंधिया जी पहले की तरह मुखी खाएंगे या फिर दोबारा से अब नया इतिहास इस गुना शहर में लिखेंगे, एक नया परचम लगाएंगे। तमाम जानकारी लिए बने रहिए आप न्यूज़ के साथ में। गुना से किशन कश्यप की रिपोर्ट। परिवर्तन का माहौल है, हम तो परिवर्तन चाहते परिवर्तन का माहौल मतलब थोड़ा स्पष्ट करो। हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम देख ही रहे हो कि में कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कर रही सरकार के, किसी को भी रोजगार नहीं मिल रहा। आप किसी को नहीं देख सकते, बहुत चाहते बटा कराए इसको ले। तो हम यही चाहते हैं कि रोजगार, अगर जो भी शासन आए वो रोजगार उपलब्ध कराए युवाओं को, जैसे लोगों को रोजगार मिले और अपनी जरूरत को। तो अभी मोदी जी कह रहे हैं ना, हमने 2 करोड़ से अधिक लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराया है। तो किसको रोजगार मुहैया करा रहा है? आप देख रहे हो, बहुत से चार्ज बटा कराएं। तो ये बोल रहे हैं डेली भर्तियाँ आती हैं, हो रही हैं, वैकेंसी बहुत निकाल रहे हैं। काफ़ी हो रहे हैं, हमें बताया ना वो आके आप किसको भर्ती में मिल रही। हमारे साथ में बहुत संगाती रिटायर में। एजुकेशन है, आप पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, दूसरी बार? मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। दूसरी बार। तो आपका मेन मुद्दा रहेगा बेरोजगारी। मेन मुद्दा बेरोजगारी होगा। चलिए, यादव जी ने बताया बेरोजगारी। और तमाम आप देख रहे हैं री न्यूज़, और री न्यूज़ से मैं हूं आपका दोस्त किशन कश्यप। आज हम गुना जिले के ऐसे वरिष्ठ, अनुभवी और प्रभावशील पत्रकार से आपको रिव्यू कराएंगे जिनका नाम नहीं, वो काम से जाने जाते हैं। जी हाँ, हम मिलाने वाले हैं आपको योगेंद्र शर्मा जी से, जो योगेंद्र शर्मा जी से, सॉरी,
जो इनकी जो कलम है वैसा लिखती है कि एक बार आदमी पढ़ता ही रह जाए। तो उनसे रूबरू कराते हैं आपको और जानते हैं लोकसभा चुनाव है इनके बारे में, इनकी क्या राय है, क्या कहना है। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और तमाम सारे जो प्रतिनिधि हैं या प्रत्याशी हैं उनके दौरे लगातार चालू है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिराज सिंधिया ने जब ज्वाइन किया कांग्रेस की सरकार को गिरा के, और उसके बाद उनको बाकायदा सम्मान दिया गया, लोकसभा के बाद चुनाव के पहले उनको राज्यसभा से सांसद भी चुना गया और आज की तारीख में मंत्री है। क्या भारतीय जनता पार्टी को गुना शिवपुरी लोकसभा के लिए कोई और प्रतिनिधि नहीं मिला जिसको राज्यसभा का चुनाव, मतलब राज्यसभा में रहते हुए ज्योतिराज सिंधिया को चुना? ये कहीं ना कहीं लग रहा है, एक और तो कह रहा है कि बहुत बड़ी लार्ज पार्टी वाकई में बन गई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक कांग्रेस की तरफ उंगलियां उठाते हैं, जैसे कि दिग्विजय सिंह जी को राजगढ़ चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो उनका कहना चाहिए कि 72 साल के बुजुर्ग आदमी को टिकट दिया गया और उनको चुनाव लड़ाया गया। भाई अगर दूसरी ओर बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया जब ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री है, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिससे उनको दोबारा से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। दूसरी अगर विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो विकास के नाम पर यहाँ पे कोई खास करके मैं गुना शिवनगर की बात करूँ, शिवपुरी की बात करूँ, उद्योग मंत्री रहे पूर्व में ज्योतिराज सिंधिया, बेरोजगारों के लिए कोई भी उद्योग नहीं लगवाए गए। यदि हम बात करें बमोरी लोकल की, तो बमोरी लोकल में इनके खास सिपहसालार माने जा रहे वाले महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत मंत्री रहे, करोड़ों रुपए का विकास कार्य का डंका बजाया और अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन अगर बमोरी धरातल पे आप जाके देखो तो बमोरी स्थान में लोकल स्थान ये जगह जो है बस सड़क तक नहीं है। और वहाँ तो बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने भी लिखा और सरकार ने भी कहा कि 22,500 करोड़ का विकास हुआ। देखिए 22,500 करोड़ का विकास मैं भी कह रहा हूँ ना, पीठ थपथपाई, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है दोस्त। धरातल पे जो होना चाहिए वो साफ दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं है। अगर हम गुना लोकल की बात करें तो रिंग रोड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, आवश्यकता है। आपको बताऊं मैं म्याना के अंदर जब शिवराज सिंह जी आए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद में, उनने घोषणा करी थी कि म्याना को पंचायत नगर पंचायत बनाया जाएगा। कहाँ है घोषणाएं? यदि हम बात करें मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग केवल और केवल, अगर मैं बोलूँ तो जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं, वो एक कहावत कही जाती है कि अमृतपुरी चले गए और प्रेम चोपड़ा आ गए। पहले कांग्रेस हुआ करती थी, अब भाजपा है, विकास के नाम पे दोनों ही फेल है। मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों विकास के नाम पे फेल है? बिल्कुल फेल है। तीसरा विकल्प क्या होगा? 65-70 साल में किसी प्रकार का कोई अगर विकास देखने को कांग्रेस का मिला तो बता दीजिए। भाई तीसरा विकल्प आता तो वो तो जेल में जा चला गया। नहीं, जेल में जो काम करने वाला आदमी है, इस समय केवल एक ही जो भारतीय जनता पार्टी की नीति चल रही है, ईडी लाओ और विपक्ष को भगाओ, ये खेल चल रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा है ईडी के तमाम सारे छापेमारी कार्रवाई हो रही है, वो केवल और केवल विपक्ष पे हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भी तमाम सारे आरोप लगे हैं, उनके ऊपर ईडी काम क्यों नहीं कर रही? अभी आपको देखा होगा 4,500 करोड़ 450 करोड़ का माफ कीजिए बड़ा घोटाला करा, उसी कंपनी को टेंडर दे दिया। तो कहाँ साफ हैं और कहाँ गंदे हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक चीज समझ में नहीं आई, जैसे आपने बोला कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही विकास में अभी तक फेलियर नजर आई। अब तीसरी पार्टी जैसे कि मान लीजिए अगर देखा जाए तो वो है आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी की जो मुखिया वो फिर देखिए आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करें, आम आदमी पार्टी केवल और केवल पंजाब और दिल्ली तक सिमट कर रह गई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनके अलावा कोई तीसरी चौथी पार्टी ऐसी है नहीं जो मध्य प्रदेश में एंटर कर पाई हो अभी तक। तीसरा विकल्प बनाने की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन है? कांग्रेस को इस कदर से दबाया, मतलब ये कि अंदरूनी डर बना हुआ है को कि वो बाहर निकल के स्पष्ट रूप से अपनी बात नहीं कह पा रही है। वही कारण है विपक्ष को मिला के जो मोदी के आने के बाद साफ हो चुका है। अब मेरे को नहीं लगता है कि जो मोदी का बुखार है वो उतरेगा। मोदी का बुखार जो है बरकरार बना रहेगा और आने वाले समय में जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये मुद्दा कोई सी भी राजनीतिक पार्टी उठाती दिख भी नहीं रही है। अब मतदाता को तय करना 7 मई को कि आखिर कौन। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जैसे कि विपक्ष पार्टी कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रही है कि बीजेपी जो है जाति और धर्म को लेकर राजनीति कर रही है, इस पर क्या कहना है? बात सही भी है कहीं ना कहीं, सही भी है कहीं ना कहीं। अब सोचने वाली बात है कि राम मंदिर, मैं भी ब्राह्मण आदमी हूँ, मंदिर की पूजा हर आदमी करता है, हर आदमी अपने घर के अंदर भगवान की पूजन करता है, लेकिन मंदिर बना नहीं और उसका उद्घाटन कर दिया, ये कौन सी वाली बात हुई भाई? अब वो एक आरोप बोल लगा रहे हैं
कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हैं कि साहब हमने आमंत्रण दिया तो आपने ठुकरा दिया। अभी विगत दिनों 2-4 दिन पहले की बात है कि राजगढ़ के जो रोनमल नागर जी उनके समर्थन में प्रचार करने मुख्यमंत्री आए थे। उन्होंने कहा कि साहब आपने जो निमंत्रण ठुकरा दिया। अरे भाई निमंत्रण ठुकराने की क्या बात है, जिसकी मर्जी होगी वो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं जाएगा। तो ये भी देखने को मिला कि अगर आप कांग्रेसी जैसे कि सोनिया गांधी जी को निमंत्रण आया, राहुल गांधी जी को निमंत्रण, तमाम सारे लोगों को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को निमंत्रण आया था। अगर आपको नहीं जाना था तो इतना इसको बढ़ा चढ़ा क्यों मना किया? देखिए ये आदमी का बात करने का लहजा है और तरीका है, हर आदमी अपनी बात को रखने में स्वतंत्र है। उनने अपने हिसाब से स्वतंत्रता से रखी, उनके मन के अंदर जो भी रहा। विपक्ष तो यही कह रहा है ना, विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष पर और कोई मुद्दा नहीं है, केवल हिंदू राष्ट्र, हिंदू की बात, बेरोजगारी की कोई बात नहीं, महंगाई की कोई बात नहीं। आप एक 10 रुपए पेट्रोल बढ़ाते हो, 10 रुपए बढ़ाते हो और 2 रुपए गिराते हो, ये कौन सी बात है? महंगाई पे आप रोक कहाँ लगा पा रहे हैं? केवल चुनावी हरकंडा अपनाने के लिए आपने 2 रुपए पेट्रोल डीजल पे कम करके अपनी पीठ थपथपा ली। पहले आम जनता की जेब से आपने 10 रुपए के रूप में पैसे निकाल लिए, अब उन्हें वापस कर दिया। आपने कौन सा एहसान कर दिया? योजना में शायद आपको जानकारी होगा, वरिष्ठ पत्रकार है, लाडली बहना योजना चलाई मोहम्मद शिवराज सिंह चौहान जी ने। अब उसमें देखने को मिला है, कहीं हमने भी सर्वे किया है तो कुछ महिलाओं के, कुछ बहनों के खाते में पैसे नहीं आया और सम्मान निधि जो है वो भी रुक गई है बहुत से लोगों की। जी देखिए, अगर वो वाली बात करो तो अभी आपकी न्यूज़ के माध्यम से अगर बात जाएगी शिवराज सिंह जी तक तो उनकी दुख की रख पे हाथ भी रखा हो सकता है कि ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार जो लड़ा गया था वो शिवराज सिंह के चेहरे पे भले ही नहीं लड़ा गया हो, लेकिन शिवराज सिंह की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है कि जो लाडली बहना योजना ने ऑक्सीजन का काम किया था और उस ऑक्सीजन के बलबूते पे मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी। लेकिन सरकार बनने के बाद ही खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज़।